नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। मणिपुर ये शांत नहीं रहा है। पिछले 1 या 2 साल के अंदर बहुत से खिलाड़ी मणिपुर ने दिए हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल के अंदर यहां पर जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के लिए मणिपुर ज्यादा फेमस हो गया है। चाहे हम लोग बात करें मैती जनजाति की, कुकी जनजाति की, उनके बीच में इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने जो है न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा, न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। लेकिन हाल ही के अंदर एक घटना जो है वो सामने निकल कर आई है कि यूएनएलएफ जो है उसने क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। क्यों किया है, रीजंस हम लोग जानेंगे। और यूएनएलएफ जो है वो एक बहुत पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी ताकि मणिपुर को भारत से अलग किया जा सके। ठीक है, एक्चुअली में हंसी इसलिए आई कि यूएनएलएफ की मैं आपको फुल फॉर्म बताने जा रहा था, लेकिन यहां पर यूएन की फुल फॉर्म मेरे से यूनाइटेड नेशंस जैसे निकलने लगी तो हंसी आ गई। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, यूएनएलएफ इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन ये एक्टिव कहां पर है वो हम लोग जानेंगे। अमित शाह का ये ट्वीट आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 500 से 600 की तादाद के अंदर ये इनके ग्रुप के अंदर शामिल है, जिन्होंने हथियार जो है वो डाल दिए हैं और ये कहा है कि हम लोग भारत की सरकार की मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल होना चाहेंगे। मेन स्ट्रीम मुख्य धारा क्या होती है, जब भी सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं, योजनाएं होती हैं, सरकार के चलने का तरीका होता है, उसके साथ में सभी लोग सहमत होते हैं और सरकार की विकास की रणनीति के अंदर सभी लोग शामिल हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो सरकार की एक मेन स्ट्रीम है। इन लोगों ने ये कहा है कि हम भी सरकार की एक मेन स्ट्रीम के अंदर अब शामिल हो जाएंगे, हमको इससे कोई जो है वो गुजारा नहीं है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यूएनएलएफ ने बहुत सारे जो घटनाएं हैं इनको अंजाम दिया है। पहले यूएनएलएफ को बैन किया गया था। याद रखिए कि जब भी किसी भी ग्रुप को कोई सरकार बैन करती है तो उससे उसका सबसे बड़ा बेस ये होता है कि उन्होंने जवानों के ऊपर बहुत ज्यादा हमले किए होंगे। जैसे यूएनएलएफ की बात करें तो 1 नवंबर 1997 को इन्होंने जब हमला किया था सीआरपीएफ के ऊपर, 10 जवानों की इसके अंदर मौत हुई थी। 13 फरवरी 1999 को 9 जो है जवानों की हत्या हुई। 2002 को 7 जवानों की हत्या हुई। 1999 के अंदर 9 जवान हैं। 2004 के अंदर 6 सुरक्षाकर्मी हैं। 2004 के अंदर 12 जवान हैं। 2005 के अंदर 6 सुरक्षाकर्मी हैं। 2006 के अंदर 10 जवान हैं। 2008 के अंदर 10 जवान हैं। 2009 के अंदर 14 जवान हैं। 2009 में ही 7 जवान हैं। 2009 के अंदर ही 5 सुरक्षाकर्मी जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी कारण यूएनएलएफ जो है इसको बैन कर दिया जाता है मणिपुर के अंदर और पूरे भारत के अंदर ही। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि म्यांमार की बॉर्डर से लगता हुआ है मिजोरम और मणिपुर। मणिपुर में यूएनएलएफ की जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर ये जो ग्रुप काम करता था, जब भी अपनी घटना को अंजाम देता था तो मणिपुर से ये पहुंच जाया करता था म्यांमार के अंदर, और वापस से जब इनको घटना को अंजाम देना होता था तो मणिपुर के अंदर ये आ जाया करते थे। हाल ही के अंदर मैंने आपका एक लेक्चर लिया था जिसमें यह बताया था कि म्यांमार के अंदर जो सेना है, इन्होंने म्यांमार के एक डिस्ट्रिक्ट, जिसको मैंने कहा था कि चिन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नहीं, चिन स्टेट के ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। चिन स्टेट से लगभग 5000 लोग वहां से निकलकर मिजोरम के अंदर आ गए थे और वहां पर आकर उन्होंने शरणार्थी के तौर पर जगह ली थी। ठीक है, आप लोग देखना थंबनेल के ऊपर लिखा होगा चिन लैंड के नाम से, उस लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। ये पूरा का पूरा मणिपुर का रीजन है, काफी टेरेन है, टेरेन मतलब ऊबड़ खाबड़ है। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि पहाड़ों से घिरा है और ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा एक वैली वाला रीजन है, घाटी वाला रीजन है। यहीं पर यूएनएलएफ एक्टिव रहा करता था। इसके अंदर 500 से 600 जो लोग थे वो इसके अंदर शामिल थे। इनकी डिमांड ये रही है कि मणिपुर को भारत से अलग करके एक नए स्टेट का, कंट्री का जो है वो दर्जा दिया जाए। इसके लिए काफी लंबे समय से ये काम कर रहे थे। पूरी हिस्ट्री को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो मैतई और कुकी जनजाति के बीच में जो विद्रोह देखते हैं, उनमें से मैतई जनजाति जो है वो यहां पर ही एग्जिस्ट करती थी वैली के अंदर, लेकिन इस ग्रुप के लीडर और इसके जो को फाउंडर वगैरह थे ये भी मैती और कुकी जनजाति से ही बिलोंग करते थे। चलिए एक बार हम लोग इसके इतिहास की जानने की कोशिश करें। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, जो कि लगभग 6 दशकों से यहां पर काम कर रही थी। इन्होंने हाल ही के अंदर नेगोशिएट किया है किसके साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट और मणिपुर की गवर्नमेंट के सामने। और ये पूरी की पूरी वैली जो है मणिपुर, वहां पर ये रहा करती थी, वहां पर ये पूरा तरीके से कंट्रोल किया करती थी। ये सेकंड ओल्डेस्ट रेबल ग्रुप है, मतलब इससे पहले भी एक रेबल ग्रुप जो है इससे बड़ा हुआ करता था, उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड ओल्डेस्ट भी है। इससे पहले जो ग्रुप था उसका नाम था एनएससीएन। ठीक है, एनएससीएन, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल
ऑफ नागाज, ये जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप हुआ करता था, जिसको 1980 के अंदर बनाया गया था। ये दो पार्ट में टूट जाता है 1988 के अंदर। एक तो NSCN IM और NSCN K, ये जो ब्रैकेट में आप लोग नाम देख रहे हैं IM और K, ये दो व्यक्तियों के नाम हैं। यहां पर दो व्यक्ति हैं और यहां पर एक व्यक्ति है जो कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। उन्होंने अपने ग्रुप को अलग अलग कर लिया था, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सेकंड ओल्डेस्ट रेबल ग्रुप था। सक्सेसनिस्ट आइडियोलॉजी आफ्टर द नागा नेशनल काउंसिल अंडर द आगामी जापू फिजो सिंस 1947, मतलब 1947 के अंदर जिस ग्रुप को बनाया गया था नागा नेशनल काउंसिल, उसके बाद में ये सेकंड जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप बनता है। इसके अंदर 500-700 कैडर जो है वो काम करते थे एट प्रेजेंट के अंदर, जिसको हेड किया जाता था RK अचाओ सिंह अलियास कोरियांग। ये जो आप नाम देख सकते हैं, इस व्यक्ति के द्वारा इसको ऐड किया था, जो है अध्यक्षता इसके द्वारा की जाती थी। ये जो यूएनएलएफ है, यंग अब्राहम समरेंद्र, ठीक है, अभी इसके हेड थे, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पास आउट थे पुणे की कॉलेज से। मतलब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो भारत की सरकार के विरुद्ध आकर काम करता है, जबकि भारत की सरकार से ही इसने शिक्षा जो है वो प्राप्त की है। इसने यूएनएलएफ को फॉर्म किया था 1964 के अंदर 24 नवंबर को, और उसके बाद में ये मणिपुर के अंदर इतना ज्यादा सक्रिय रहता है कि मणिपुर को अलग करने की बात करता है, लेकिन इनकी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं और उसके चलते हाल ही में इन्होंने सरेंडर किया। इस यूएनएलएफ का जो चेयरमैन है वो बेसिकली आहल, एक जो जनजाति होती है उससे ये रिलेट करता है। कुकी जनजाति से बिलोंग करता है इसका वाइस चेयरमैन, जबकि मैती जनजाति से बिलोंग करता है इसका जनरल सेक्रेटरी। मतलब ये जो है आप लोग नाम देख सकते हैं जिन जनजाति से बिलोंग करते हैं। यूएनएलएफ के बाद में केवल यही नहीं, इसके बाद में और भी ग्रुप है, जैसे PLA है, प्रैक पाक है, और भी है जैसे कंगई है ना, ये KCP ग्रुप आप लोग देख सकते हैं, कॉरकॉम ग्रुप देख सकते हैं। मतलब लगभग 6 जो है वैली बेस ग्रुप वो अभी भी मणिपुर के अंदर एक्टिव है। देखना होगा कि ये लोग कब तक सरेंडर करते हैं। इससे पहले लगभग 2008 के अंदर 25 कुकी मिलिटेंट ग्रुप जो हैं उन्होंने स्टेट के साथ में एक पीस एग्रीमेंट भी किया था, और उसके बाद में आज जो है यूएनएलएफ ने पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया है, ठीक है। तो यूएनएलएफ जो है उसने पीस एग्रीमेंट जैसे ही साइन किया तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने ट्वीट किया कि हम जो हैं वो भारत सरकार की मेन स्ट्रीम के अंदर इनको जोड़ने के अंदर कामयाब हुए हैं। सरकार ने 13 नवंबर 2023 को मणिपुर के यूएनएलएफ सहित कुछ 5 उग्रवादी जो ग्रुप थे इनके ऊपर बैन लगाया था। बैन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बार बार ये जवानों के ऊपर हमला करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, इसलिए इनके ऊपर बैन लगाया जाता है और एक आतंकवादी ग्रुप जो है, टेरर ग्रुप, इनको घोषित कर देते हैं ताकि भारत सरकार के अंदर या भारत पूरे देश के अंदर इनको कहीं से भी कोई भी मदद ना मिले। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है कि चाइना और रशिया से इनके पास में हथियार आया करते थे और उनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के अंदर ये किया करते थे, इसलिए इनके ऊपर बैन लगाया गया था हाल ही के अंदर 13 नवंबर को। और उसके बाद में यूएनएलएफ जो है इसने क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यही नहीं, इसके साथ में धीरे धीरे और भी कई ग्रुप जो है वो सरेंडर करने वाले हैं। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के एक वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें 6 सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ाई है। पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को इसके साथ में दी जाएगी। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। यही नहीं, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को अलग से लेना चाहते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज को आप लोग अलग से भी बाय कर सकते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, लेकिन जाने से पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, दीपक सर ऑफिशियल, RS बाबा दीपक सर, कोई भी ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी यहां पर लेक्चर की, इसके साथ में और भी जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, RS मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ आप लोग को यहां पर शेयर कर दी जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा RS बाबा दीपक सर के नाम से। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।